बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। खवातीन रात आज कौमी असम्बली में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन असम्बली शीरी मजारी के दरमियान बदमजगी हुई। ख्वाजा आसिफ ईवान में तकरीर कर रहे थे और अपोजिशन एहतजाज कर रही थी। इस दौरान ख्वाजा आसिफ ने शीरी मजारी के बारे में चंद नामनासिब अल्फाज कहे। ख्वाजा साहब ने क्या कहा, आप पहले ये मुलाहिजा कीजिए। इनसे संभाला नहीं चाहता, लोगों को बातें करते हैं। ऑर्डर इन द हाउस, बैठ जाओ। ऑर्डर इन द हाउस, ट्रैक्टर ट्राली में चुप कराओ। ख्वाजा आसिफ के इन रिमार्क्स पर पीटीआई के एमएनएज ने शदीद एहतजाज किया। शीरी मजारी की आंखों में आंसू आ गए। ये कल स्पीकर कौमी असम्बली को ख्वाजा आसिफ के खिलाफ तहरीरी दरख्वास्त भी देंगी। मैं दिल से यह समझता हूं कि खवातीन बिलखसूस विमेन पार्लियामेंटेरियंस का एहतराम होना चाहिए और ख्वाजा आसिफ को शीरी मजारी के साथ यह सलूक नहीं करना चाहिए था। ख्वाजा साहब को शीरी मजारी और मुल्क भर की तमाम खवातीन से माजरत करनी चाहिए। मेरी इसके साथ साथ खवातीन पार्लियामेंटेरियन से भी दरख्वास्त है कि आप भी अपनी लाइन इतनी क्रॉस न किया करें कि दूसरा फरीक रद्द अमल पर मजबूर हो जाए। शीरी मजारी साहिबा और इमरान खान साहब को भी इस वाक़े से यह अंदाजा हुआ होगा कि जब कोई शख्स किसी दूसरे के बारे में नामनासिब अल्फाज कहता है तो सुनने वालों को कितनी तकलीफ होती है। चुनांचे खान साहब को भी मौलाना फजलुर रहमान के बारे में वो नहीं कहना चाहिए जो ये हर जलसे में कहते हैं। पीटीआई ने धरने के दौरान दूसरों को जिन अलकाबात से नवाजा था, खान साहब को आज इस पर भी माजरत करनी चाहिए। एहतराम देंगे तो एहतराम मिलेगा। चुनांचे मैं ये समझता हूं ख्वाजा आसिफ हो या इमरान खान हो, किसी सियासतदान किसी लीडर को दूसरे के बारे में नामनासिब जुबान नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। तहजीब और शाइस्तगी को हर हाल में कायम रहना चाहिए। अवाम लीडरों की तरह होते हैं। आप अगर नाशाइस्ता हो जाएंगे तो आपके जियाले मतवाले परवाने और खिलाड़ी बेहूदगी की सारी हदें पार कर जाएंगे। लिहाजा आपको बोलने से पहले 1000 बार एहतियात करनी चाहिए। खवातीन कल रात रेंजर्स ने एमकेएम के लीडर फारूक सत्तार के घर छापा मारा। रेंजर्स ने 1.5 घंटे तक इनके घर का मुहासरा किए रखा। रेंजर्स एमकेएम के एमपीए कामरान फारूकी की तलाश में फारूक सत्तार के घर गए थे। फारूक सत्तार का कहना है रेंजर्स ने दरवाजों को बंदूक और पत्थरों से पीटा। एमकेएम ने इस वाकये के खिलाफ आज कराची समेत पूरे सिंध में पुरअमन हड़ताल की कॉल दी, लेकिन यह हड़ताल बुरी तरह नाकाम हो गई। शहर की तमाम बड़ी मार्केटें, बोल्टन मार्केट, जामिया क्लास, सदर मोबाइल मार्केट, तारक रोड और एम्प्रेस मार्केट समेत तमाम कारोबारी मराकज खुले रहे। दुकानें बंद करवाने की कोशिश में एमकेएम के सेक्टर 146 के यूनिट इंचार्ज रिजवान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। एमकेएम का कहना है रेंजर्स ने हमारी हड़ताल कामयाब नहीं होने दी। ये इल्जाम किस हद तक दुरुस्त है? क्या कराची अब हड़तालों, टारगेट किलिंग और सियासी अफरा तफरी से आजाद हो चुका है? और क्या कानून नाफिज करने वाले इदारों को सीनियर सियासतदानों के घरों पर इस तरह छापे मारने चाहिए? यह हमारा आज का इशू होगा। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर शाहिद सैयद साहब। अवामी नेशनल पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है, कराची से ताल्लुक भी रखते हैं। हाफिज नईमुर रहमान साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, जमात इस्लामी कराची के अमीर हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद में। जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, तजियाकार हैं और अफवाज पाकिस्तान के साथ इनका ताल्लुक था। अली रजा आबदी साहब कराची में हमें ज्वाइन किया, एमकेएम के साथ ताल्लुक रखते हैं। आबदी साहब ये फरमाइएगा सर कि रेंजर्स अगर चले गए थे फारूक सत्तार साहब के घर में तो मेरा ख्याल है तलाशी देने में कोई हर्ज नहीं था। ये जो आपने रजिस्ट किया उससे ज्यादा हालात खराब हुए। बहुत शुक्रिया जावेद साहब। नहीं, हालात कोई उसकी वजह से ख़राब नहीं हुए। पहली बात तो रेंजर्स गए क्यों थे डॉक्टर फारूक सत्तार के घर पे, जो कि एक पार्लिमानी लीडर हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर डिप्टी कन्वीनर हैं और पिछले 30 साल से एक सियासी कारकुन हैं, जो कि मेयर भी रहे हैं, एमएनए भी रहे हैं, एमपीए भी रहे हैं। कोई उनकी एंटी स्टेट एक्टिविटी नहीं है, ना उनके ऊपर कोई केस है, ना कोई एफआईआर है, ना कोई जेआईटी है। उनके घर जाने का मकसद क्या था सबसे पहले? और दूसरी बात, अगर जावेद साहब रेंजर्स के पास इतनी क्रेडिबल एविडेंस एक्सक्यूज मी इंटेलिजेंस थी तो उसके तहत तो फिर वो रुकते क्यों? फिर वो तो सीधा सीधा जाते और जाने के बाद अंदर जोर जबरदस्ती, जैसे बाकी इलाकों में भी बाकी लोगों के घरों में जाते हैं, वहां से जाके फिर उसको लेके आते अगर उनके पास इतनी क्रेडिबल इंटेलिजेंस थी। असल में जावेद साहब ये एक सोच और एक आप जैसे कहते हैं ना कि एक सोच है जो कि सेक्टेरियनिज्म पाकिस्तान में फैलाती है, जो कि ये कहती है कि जी शिया काफिर है
और उस सोच के तहत वो आगे बढ़ते हैं, अपने जलसे भी करते हैं, अपने लोगों को भी इकट्ठा करते हैं। तो यही एक सोच जो कि ये समझती है कि जी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सारी की सारी क्रिमिनल है, या फिर ये सोच जो कि मुत्तहिदा को एक तरह से आइसोलेट और डिमोरलाइज करने के लिए आगे आई हुई है। इसको देखना पड़ेगा जावेद साहब कि ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का सीनियर लीडर, अब फारूक सत्तार साहब की जगह अगर फर्ज करें शाह महमूद कुरैशी साहब होते, और क्योंकि उनके एमपीए ने अपने उनके कारकुन ने उनके एमपीए का कत्ल किया था, तो उनके लिए अगर शाह महमूद कुरैशी साहब के घर पे छापा मारा जाता, राना सनाउल्लाह साहब के घर पे छापा मारा जाता, या फिर निसार खोड़ो साहब के घर पे छापा मारा जाता, उज़ैर बलोच को ढूंढने के लिए फर्ज करें, तो उस वक्त क्या रिएक्शन आते बाकी लोगों के। तो हमारा यही सवाल है कि एक सीनियर डिप्टी कन्वीनर जो कि एक पार्टी को पिछले कई अरसे से चलाते सही फरमाया आपने, स्टैंडर्ड एक होना चाहिए। जनरल साहब ये फरमाइएगा क्योंकि आपका ताल्लुक फौज के साथ रहा है। रुकिएगा, आप ही साहब वापस आता हूं आपकी तरफ। ये फरमाइएगा जनरल साहब के क्योंकि फारूक सत्तार साहब बहुत सीनियर लीडर हैं और एमकेएम कराची और हैदराबाद में उनकी बड़ी रूट्स हैं, लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, उनके घर पे चले जाना इस तरह, और बाकी वो उन्होंने बहुत सारे नाम गिनवाए कि अगर शाह महमूद कुरैशी साहब के घर जाया जाता तो फिर क्या रिएक्शन होता, निसार खोड़ो साहब के घर पे जाया जाता तो क्या रिएक्शन होता। सर एक पॉलिसी स्टेट की एक क्यों नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये बात दुरुस्त है कि अगर शाह महमूद कुरैशी के घर पे या निसार खोड़ो के घर पे छापा पड़ता तो शायद पीपल्स पार्टी का या पीटीआई का रिएक्शन इसी तरह ही होता जिस तरह एमक्यूएम दे रही है रिएक्शन, क्योंकि यहाँ रिएक्शन ऐसा ही सुन में आता है। लेकिन ये वो चीज़ जस्टिफाई नहीं करता कि घर की तलाशी ली नहीं जा सकती। अगर आप कानूनी तकाजे पूरे करके आए और आपके पास इंफॉर्मेशन और बुनियाद हो तो आप कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को बहाल करना और उसके लिए क्रिमिनल्स को पकड़ना। चुनाचे ये कोई किसी का ओहदा या किसी का उसका अशराफिया से ताल्लुक होना उसको बड़ी जुर्माना नहीं करता। एक मुलजिम की तलाश में गए ना जी, कामरान फारूकी की तलाश में, और आपको वहां से नहीं मिला, आप नहीं ला सके, इसका मतलब गलत इंफॉर्मेशन गलत हुई ना। फिर आपके दो सूरत हाल हैं जो मेरी समझ में आती हैं, क्योंकि रेंजर्स की इंफॉर्मेशन तीनों हो सकता है। एक इंफॉर्मेशन रेंजर्स को गलत मिली हो, दूसरा ये कि चूंकि वो कानूनी तकाजे पूरे कर रहे थे, कहीं उन्होंने कांटेक्ट किया स्पीकर को, कहीं उन्होंने अदालत को कांटेक्ट किया, जो भी कार्रवाइयां करते रहे उसमें लीकेज भी हो सकती है इंफॉर्मेशन की। और ये भी तीसरी जो ऑप्शन या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो ये है कि जब उस घर में दाखिल होने की कोशिश की गई तो वहां से गालिबन खातून बरामद हुई और उन्होंने पूछा जब रेंजर्स ने कि आपके घर में कोई मर्द आदमी है ताकि उसकी, तो उन्होंने कहा जी कोई नहीं है। तो उससे खासी डिले हुई। बाद में सोच विचार के बाद मेरा ख्याल फारूक सत्तार आए अंदर से, उनको बाद में शायद ख्याल आया कि नहीं मर्द एक आध है अंदर। अगर वो पहले ही आ जाते तो शायद उसी वक्त मामला खत्म हो जाता। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो डिले उसमें हुई है उसमें वो, क्योंकि तो बड़ा निकाल दिए गए, क्योंकि वो पूरे इलाके का मुहासरा किया था। नहीं, वो ऊपर से छतें सारी मिली हुई, ये बड़ा कंजेस्टेड इलाका है और उसमें घर पे घर चढ़ा हुआ है। सो मेरा अपना ख्याल है कि ये, मैंने तभी तीसरी जगह पे ये बात की कि ये लोअर प्रायोरिटी पे, लेकिन दोनों बाकी भी मैंने कहा है कि तीनों में से कुछ हो सकता है जिसकी वजह से। लेकिन सर देखिए रेंजर्स तो बहुत कैलकुलेटेड है, उनको सारे इलाके का पता है, उनको ये भी मालूम है कि तमाम घर मिले हुए हैं, छतें मिली हुई हैं, और अगर यहाँ से मुलजम भागना चाहे तो भाग सकता है, तो वो प्रॉपर बंदोबस्त कर लेते हैं अगर उनको यकीन था कि अंदर ही कामरान फारूकी। देखिए प्रॉपर बंदोबस्त करना चाहिए था, ये नहीं कि आप अगर रेड फेल हो गया तो उस पर रेंजर्स को अब्जॉल्व कर दें, क्योंकि अगर उन्होंने रेड किया है तो उनको भी अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए थी। सो मेरा अपना अंदाजा है कि वो अपने तौर पे इस चीज को एनालाइज कर रहे होंगे कि ये रेड क्यों नाकाम हुआ। और मेरी सोच ये कहती है कि वो तय तक पहुंच जाएंगे, अल्टीमेटली उनको अंदाजा हो जाएगा कि क्यों हुआ, और अगर उनकी अपनी गलती हुई तो अपने लोगों के खिलाफ एक्शन लेंगे। लेकिन ये कि ये सोच हमें भी अपनी बदलनी चाहिए। जैसे अभी जब हमने ये एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स जब क्रिएट की थी तो जिस किसी को वो हाथ डालते थे चेक करने के लिए वहां लड़ाई हो जाती थी। पीआईए के स्टाफ ने वो धींगा मुश्तियां वहां पे की। लेकिन ये एक सोच थी जो बदली वक्त के साथ साथ, के नहीं भी आपकी सिक्योरिटी के लिए आप जाते हैं, हम लोग जाते हैं, कोई जाता है जाके तो बड़े वॉलंटरीली आप करते हैं। इसी तरह ये घरों की तलाशी का, ये रेड्स का है, जहां
क्रिमिनल्स छुपने छुपाने का मसला आता है वहां तो मेरा ख्याल ये है कि तमाम लोगों को दरवाजे खोलने चाहिए और कॉपरेट करना चाहिए। आप ये करना चाहिए। हाफसा ये फरमाइएगा कि इस मामले में आप भी महसूस करते हैं कि एमकेएम के साथ थोड़ी सी ज्यादती हो रही है कराची में, कि फारूक सत्तार साहब के घर में जिस तरह बाकी उनके लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर उनकी लाशें भी मिलती हैं, जख्मी भी पाए जाते हैं, तो ये आपकी इसमें कोई शक नहीं कि राइवलरी है उनके साथ एक सियासी, लेकिन इंसानी सतह पर देखें, सियासी सतह पर देखें तो आप ये महसूस करते हैं कि ठीक हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक जो कार्रवाई होगी वो ठीक है, जो उसके खिलाफ होगी जाहिर है चाहे वो एमकेएम के खिलाफ हो, जमात इस्लामी के खिलाफ हो, उसको कंडम किया जाएगा। उसूली सी बात है। अगर फारूक सत्तार साहब का जो उन्होंने सेक्रेटरी पकड़ा था और वो उसकी लाश मिली, तो इसको कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये सही बात है, ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए, इसकी इंक्वायरी भी होनी चाहिए और जिसने ये काम किया उसको सजा भी होनी चाहिए। लेकिन दूसरी बात जो ये है वो ये है कि भाई इस शहर में 30 साल से एक क्राइम का ये शहर बन गया है ना, कत्ल गारतगरी हुई है, हड़तालें हुई हैं। सबसे पहले तो बल्कि आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से मैं अहले कराची को मुबारकबाद देता हूं कि आज उन्होंने हिम्मत का मुजाहरा किया है और हड़ताल नाकाम कर दी है। अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह भी हड़तालों का शहर नहीं रहेगा और ये शहर आज़ाद हो जाएगा। तो दूसरी बात यह है कि जब क्रिमिनल्स इतनी बड़ी तादाद में किसी पार्टी के अंदर मौजूद होते हैं, एतराफ़ भी करते हैं, कुछ को सजाएं भी हुई हैं। हम पिछले अरसे में तकरीबन 170 केसेस में, जिसमें से मैक्सिमम एमकेएम के लोग हैं, उनको सजाएं भी हुई हैं, जिसको किसी को 30 साल, किसी को 28 साल। जब ये सूरत हाल हो कि लोग एतराफ़ात भी कर रहे हों और इतने बड़े पैमाने पर क्रिमिनल एक्टिविटी शहर में रही हो और फिर ऑपरेशन इन्हीं के मुताबिक कामरान फारूकी जो है वो एमपीए हैं, तो इसका मतलब क्या एक असेंबली के अंदर एक मुजरिम जा सकता है? बिल्कुल नहीं जा सकता और यह सवालिया निशान है। देखें, अगर तो वो एमपीए हैं और हैं यकीनन, तो फिर फारूक सत्तार साहब की बुनियादी जिम्मेदारी है कि उन्हें पेश करें वो, इसलिए कि वो मरकजी पार्लिमानी लीडर भी हैं, पार्टी भी इस वक्त वो चला रहे हैं, तो उनको चाहिए था कि ये सिलसिला, ये नौबत पहुंचती ही नहीं और इनको पेश करना चाहिए था। पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग पेश हुए हैं, तो ये पेश होते हैं, वहां पर अपनी सफाई देते हैं, ये साफ सुथरे हों तो मसला कोई नहीं है। लेकिन जब इन्होंने पेश नहीं किया है और कानूनी कार्रवाई रेंजर्स के मुताबिक वो पूरी कर रहे हैं, हमने स्पीकर को खत लिखा, हमने फला किया, तो फिर जाहिर तलाश के लिए छापे पड़े हैं। छापा मारते वक्त जरूर ये देखना चाहिए कि आबादियों को इस तरह कॉर्डन ऑफ करना कि जिससे आबादियों को प्रॉब्लम हो, लोग इससे सफर करें। मैं समझता हूं कि इसमें जितनी एहतियात हो सके करनी चाहिए। हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज इस वक्त इस काबिल हैं कि वो टारगेटेड एक्शन ले सकती हैं, उनको थोड़ा पक्का काम करना चाहिए और ऐसी जगह पे जाकर पहुंचना चाहिए कि जहां पर बाकी मुजरिम मौजूद हो और उसको पकड़ के वो निकाल के लाएं। शाह सही साहब, ये फरमाइए शाह साहब के एक तवील अरसे बाद एमकेएम ने एक जब कॉल दी हड़ताल की, तो वो हड़ताल नहीं हो सकी। उन्होंने पूरे सिंध में कहा था कि पुरअमन एहतजाज किया जाए, पुरअमन हड़ताल हो, हड़ताल नहीं हुई। आप इसको शहरियों की कामयाबी समझते हैं, सिस्टम की कामयाबी समझते हैं, रेंजर्स की कामयाबी समझते हैं, या फिर आप इसको एमकेएम की नाकामी समझते हैं? सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि कराची में जो ऑपरेशन हो रहा है, जो हालात है, ये न रेंजर का डिमांड था, न फौज का डिमांड। चीफ जस्टिस ने जब इल्जाम लगाया कि सारी पार्टियों में मिलिट्री महंगे, तब जाके मेरा डिमांड था। फिर एमकेएम ने खुद डिमांड किया कि भाई फौजी ऑपरेशन किया जाए। जिस शहर में जब 8 बंदे 9 बंदे मर जाए तो सीएम का स्टेटमेंट चलता था कि आज दिन अच्छा गुजरा, सिंगल फिगर में लोग हैं, 18 या 20 नहीं मरे। ये वहाँ जरूरत है वक्त का। मैं समझता हूँ कि ये जो ऑपरेशन किया है, जो हम बोले कि ऑपरेशन बेहतर है और ये कंटिन्यू होना चाहिए और खुदा रहा इसमें जरा भी मफाहमत मसलाहत से काम न ले। इस शहर ने बहुत खून उठाया, बहुत दुख उठाए, बहुत हर किस्म के लोग मरे, हर जुबान के लोग मरे, हर पार्टी के लोग मरे और सबसे ज्यादा नुकसान उर्दू बोलने वाला इस शहर में उठाया हुआ है। ये हकीकत है, ये खुशैन बात है। और मैं ये बोलता हूँ, ये वो चीज़ है जो मैं बोलता हूँ कि अभी कुछ इलाके ऐसे भी एक वक्त पे रिकॉर्ड पे आए थे कि आप अपने घरों के दरवाजे खुले रखो ताकि हमारे लड़के अगर चुपना भी चाहे ताकि आगे छुप जाए और निकल जाए। ये किसने कहा था? ये इलाकों में हुए। कौन से इलाकों? इसी एमकेएम जो इलाके, यानी आप कह रहे हैं कि एमकेएम के इलाकों में एमकेएम ने कहा कि दरवाजे खुले रखो। वो जमाना था, ठीक, अब नहीं है। और हड़ताल का लफ्ज आता था तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट वालों का भी हमारी कल से हड़ताल है, दुकान का भी हड़ताल, शटर डाउन हो जाते थे, शटर डाउन हो जाते थे, 1 मिनट लगता था, स्कूल रजाकाराना बंद हो जाते थे। और अब साथ में रजाकाराना की पट्टियां भी चलती थी, रजाकाराना नहीं होते थे मगर पट्टी चलती थी क्योंकि गाड़ी चलना है, दुकान में चलना है। ये खुदा का फजल है कराची शहर पे। अब ये एक अच्छी खबर है कि किसी के कहने पे कराची बंद ना हो। कराची अगर बंद
हो तो फिर मुल्क के मफाद के लिए कोई ऐसी अच्छाई के लिए बंद हो जाए। तो आपका ख्याल ये है कि ये हड़तालों का सिलसिला अब अगर बंद हो गया तो बंद रहना चाहिए और किसी को भी कॉल नहीं देनी चाहिए कराची में, अगर वो तो लोगों का रिएक्शन यही होना चाहिए? बिल्कुल, सब लोगों का, मेरे लिए भी, सबके लिए भी। ये नहीं पूरे शहर में आग लगा दो, पूरे शहर को तबाह कर दो, गाड़ियां जला दो। आपकी कराची की ट्रांसपोर्ट तबाह क्यों हुई? उसकी वजूहत ही कि जब बिजली नहीं आता था तो आप पठानों के ट्रांसपोर्ट को जलाते और मैं इस पर एहतजाज करता था। अगर आपका टेलीफोन खराब होता था, अगर यहाँ तक के लोग मियाँ बीवी घर में लड़ते थे तो बाहर आके पठानों की गाड़ी जला दो। वो ट्रांसपोर्ट अब नहीं है। अब तकलीफ हमारी माओ बहनों को है। इस वक्त हमारी औरतें बेचारी मजबूर जो काम करते घरों में, वो छतों पे चढ़ जाती है। पुलिस से लोग लड़ाई करते थे कि भाई अब मैं मजबूर हूँ, मेरी नौकरी जारी, मैं कैसे नहीं चढ़ूंगा। ट्रांसपोर्ट का सिस्टम तबाह हुआ। क्यों तबाह हुआ? हमने इसी तरीके से स्ट्राइक का नाम लेकर के आप भी साहब फरमाइएगा। जो बता रहा हूँ, ये रेंजर की कामयाबी है जो कि अक्रॉस दी बोर्ड वो लोग जो काम कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं। हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए, इदारों को मजबूत करना चाहिए। अगर हम दहशतगर्दी की सपोर्ट करेंगे तो फिर ठीक है। इसमें आबिद साहब एक तो नईमुर रहमान साहब का नुक्ता था कि जब आपकी पार्टी के अंदर से मुजरम निकलेंगे, वो गिरफ्तार होंगे, वो एतराफी बयान देंगे, उनको सजा होगी। 170 के करीब मुलजम और मुजरम जो है उनको सजाएं हो चुकी हैं कोर्ट से, तो उसके बाद अब जाहिर शक तो जाएगा। फिर ये शाहिद सैयद साहब का ये कहना है कि ये तो बड़ी मुश्किल से रेंजर्स ने इस शहर को जो अजाब था हड़तालों का, कत्ल गारतगरी का, उससे निकाला है और रेंजर्स की कामयाबी और अक्रॉस द बोर्ड वो वहां पे काम कर रहे हैं। तो ये तो इसको कामयाबी समझते हैं। और आपका जाहिर है अगर आपका माजी इस किस्म का है तो फिर इस किस्म के एतराजात तो होंगे सर। देखिए, ऑपरेशन जो कराची में शुरू करवाया था वो सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने ही करवाया था और हमने तो पाकिस्तान आर्मी को कहा था कि वो आके कराची में ऑपरेशन करे, क्योंकि यहाँ पे पुलिसिंग कोलैप्स हो चुकी थी और ये हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं। हम ऑपरेशन के कतन अगेंस्ट नहीं हैं, सिर्फ तरीक़ेकार पे उसके जो ह्यूमन राइट्स की जो उसमें वायलेशंस होती हैं और जो कानून की पासदारी नहीं रखी जाती, हम उस पे आवाज़ उठाते हैं। अगर कारकुनान किसी भी पार्टी में, सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट की आप वो जजमेंट देख लीजिए तो उसमें ANP का भी नाम, जमात इस्लामी का भी नाम, पीपल्स पार्टी का भी नाम है और सारी तवज्जो अगर रेंजर्स मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पे ही रखेगी तो हमने भी कहना है कि जमात इस्लामी का नाम नहीं है उसमें, एक शख्स से इनके कोई शायद वो जी। जमात इस्लामी का वैसे पूरे पाकिस्तान में इनके घरों से बहुत सारे लोग निकलते हैं और बहुत सारे ड्रोन्स में जाके मारे भी जाते हैं, फाटा ये टेप चलेगा और अब ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। इनके जो स्टूडेंट विंग है उसके भी बहुत सारी चीजें ये वक्तन वक्तन नजर आती रहती हैं, सारी की सारी बातें। इनका भी एक पासबान वाला भी अंदर अरेस्टेड है, 90 दिन के लिए गया हुआ है, जो कि आजकल हड़ताल कर रहा है। ऐसी बात नहीं है कि ये बिल्कुल ही दूध के धुले में, जब बाकी पार्टियों पर ये सारे ऑपरेशन इसी तरीके से होगा तो ये सब सामने खुल के सामने आना शुरू हो जाएंगे। ANP पे भी जब होगा तो इनसे भी पता लग जाएगा कि आज शुरफा बने बैठे में और इस तरह की बात कर रहे हैं। इनको जब इनके ऊपर हाथ डलेगा प्रॉपर तरीके से तो वो इनको भी पता चल जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं जी, ये एक माशरा है और इसमें कारकुनान लोग, हर तरह का आदमी होता है, पुलिस में भी, रेंजर्स में भी, फौज में भी कुछ इस तरह के रोग एलिमेंट्स होते हैं जो कि उनके खिलाफ काम कर रहे होते हैं, सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में नहीं है। ये मेरे ख्याल में बड़ी लॉजिकल बात है और समझना चाहिए। 170 अफराद का ये नहीं, इसमें आबिद साहब एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे, एक रिक्वेस्ट आपसे, सवाल छोड़ रहा हूं मैं। हम तो ये एक मिनट रुकिए आबिद साहब, उसके बाद ट्राई करने के बाद उनको पनिश करें जो भी है, लेकिन ये पार्टी की। अच्छा आबिद साहब, मैंने क्यों ब्रेक लेनी है? ब्रेक इसका मतलब है सर ब्रेक लेनी है आबिद साहब, लेकिन सवाल यह है भाई साहब कि कामरान फारूकी तो MP हैं, अगर वो रेंजर्स को मतलूब हैं या लॉ इन्फोर्समेंट अदारों को वो मतलूब हैं तो आपको खुद उनको पेश कर देना चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि एक MP हो, मुलजम हो और उसके बाद आप पार्टी की इतनी रिट ना हो कि वो उसको गिरफ्तार करवा सके या उसको लेके खुद रेंजर्स के दफ्तर जा सके? तो इसमें थोड़ी सी नेग्लिजेंस आपकी भी है ना सर। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। नईमुर रहमान साहब, ये फरमाइएगा सर कि अगर सारी जमातों के अंदर रोग एलिमेंट्स थे, जमात इस्लामी के अंदर भी पूरे पाकिस्तान में वो कहते हैं कि है, और आप बहुत सारे आपके लोग हैं जिनके घरों से लोग मतलूब लोग दरियाफ्त हुए निकले, तो आपके साथ इतनी रियायत क्यों की जा रही है कराची में? भाई हम इतनी जबरदस्त पार्टी हैं और हमारा इतना जबरदस्त लिहाज रखा जाता है कि हमें मेरे ख्याल पे 200 सीटें तो मिली हुई हैं कौमी असम्बली की
भाई सीधी सीधी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी कानून की पासदारी करने वाली जमात है, सबसे ज्यादा जमहूरियत जमात में है। गरीब आदमी भी लीडर बन सकता है और लीडर फैसला कुन नहीं होता कि उसने जो कह दिया तो सुबह और शाम तो शाम, खोल दो तो खोल दिया। लोग एलिमेंट्स आपकी पार्टी में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। अगर देखें अगर होते तो एमक्यूएम ने हमारे कभी भी नहीं गए। 100 से ज्यादा लोगों को कत्ल किया है एमक्यूएम के लोगों ने, जिसमें हमारे बड़े बड़े नाम शामिल हैं। हमने एक आदमी भी रिटेलिएट नहीं किया, एक आदमी भी नहीं मारा। सलाहियत नहीं रखते क्या हम? हमने अफगान जिहाद किया है, फख्र करते हैं। हमने कश्मीर जिहाद किया है, फख्र करते हैं। कोई छुपाने की बात नहीं है। पाकिस्तान के हक में हमने पाकिस्तान बचाने के लिए मशरकी पाकिस्तान में, मेरी बात सुनिए, मशरकी पाकिस्तान में हमने आज भी हम फांसियां भुगत रहे हैं ना, तो हम तो वो लोग हैं। तो इसलिए हम जवाब देना चाहते तो इनको बहुत कुछ दे सकते थे, हमने इसलिए नहीं दिया कि अपने माशरे में हम ये तबाही नहीं चाहते, इससे फसाद होता है, इससे कत्ल-ओ-गारतगरी होती है। इसलिए हम ये समझते हैं नहीं लड़ सकते आप हमसे, तो और क्या बहुत इलेक्शन आप इंशाल्लाह लड़ेंगे आजादी के साथ। आपकी बनाई हुई वोटर लिस्टों से जान छुड़ा रहे हैं हम, आपकी हड़तालों से शहरी जान छुड़ा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता हालात बदलेंगे, आप लेवल प्लेइंग फील्ड दोगे तो लड़ेंगे ना भाई। पीटीआई मिली, पीटीआई के साथ अपना और बेड़ा गर्क किया, उसका भी किया, अपना भी किया, और फिर अब उसके बाद जो बाई इलेक्शन, हमारी मर्जी, हमें एमपी मिले, पीटीआई मिले, आपको क्या तकलीफ है? बात ये है कि भाई आप ये कि आप सबके लिए मौके पैदा करो, आप जागीरदारी का निजाम शहरों के अंदर मुसल्लत नहीं करो। आप यहां पर लोगों को वोटर लिस्टें भी दुरुस्त करो, प्रिजाइडिंग अफसर भी जाली बनाना छोड़ दो, बायोमेट्रिक पे हमारा साथ दो, इलेक्शन रिफॉर्म पे हमारा साथ दो। अगर आपका इतना ही मैंडेट है और उसके बाद इलेक्शन हो रही है तो एक हकीकत और आप समझते हैं में या हैदराबाद में या कहीं और भी लोग पसंद करते हैं, तो आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए। और अब तो आपको पता है इलेक्शन बल्दियाती से रेंजर्स। एक सवाल ये है कि जब भी जिमनी इलेक्शन हुए कराची में, अब तो वो एमक्यूएम जीत जाती है। हो गया मेरा, इसका मतलब ये हुआ कि लोग उनको पसंद कर रहे हैं ना सर, वो आपको पसंद करे तो आपको वोट दें वो। देखिए एक तो जिमनी इलेक्शन जो इस वक्त हो रहे हैं उसमें ये 11,000, और अगर तो ये मान लें कि इनका मैंडेट 11,000 है तो ठीक है, एमक्यूएम जीत जाती है। लेकिन जमात इस्लामी इस वक्त अब तक के जिमनी इलेक्शंस में अभी यार आपका आ जाता ना, अगर हमारा नहीं था तो आपका वोटर निकलाता, किसी और का वोटर निकलाता। अगर हमारा 10,000, 11,000, 18,000 है तो आपका वोटर को किसने मना किया था? वो आ जाता यार, वो वोट सर। आपका तो वोटर 21 लाख था पिछले इलेक्शन में सर, और आप तो वो सलाहियत रखते थे कि आप जिमनी में भी जो है वो 95,000 लेना, तो अब क्यों नहीं हो रहा ऐसा? तो इसका मसला है कि कोई चीज तो खत्म हो रही है ना, तो इसको तो कबूल करें। लेकिन मैं तो इनकी बात ही नहीं कर रहा ना यार, इनको लोग वोट दें ना दें, जाली वोट नहीं पड़ने चाहिए, जाली शिनाख्ती कार्ड नहीं होने चाहिए, जाली वोटर लिस्ट नहीं होनी चाहिए, और आजादी के साथ लोगों को अपनी राय का हक मिलना चाहिए। हम हार जाएंगे, कबूल करेंगे, इसमें क्या मसला है? इलेक्शन है, इसमें क्या मसला? अमित शाह सर, ये जनरल साहब की तरफ जाना। आबिद साहब एक मिनट रुकिएगा, असर क्या हुआ है? आबिद साहब एक मिनट रुकिएगा, आबिद साहब एक मिनट रुकिएगा। जनरल साहब ये फरमाइएगा कि सर ये कहा जा रहा है कि एक एहतजाज जमहूरी हक होता है, और वो एक जमहूरी पार्टी है, उनके एमएनएज हैं, उनके एमपीएस हैं, कराची की, हैदराबाद की सबसे बड़ी पार्टी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद। तो ये फरमाइएगा सर कि अगर उनका जमहूरी हक है एहतजाज करना, तो रेंजर्स एक प्रेस रिलीज के जरिए उनको इस हक से महरूम क्यों कर रही? नहीं, महरूम नहीं किया। देखें, हर शख्स का अपना हक है, एहतजाज करने वाले का एहतजाज का हक है, लेकिन जिसने कारोबार करना उसका कारोबार का हक है। आप अपने एहतजाज के लिए उसका बेड़ा गर्क नहीं जाके कर सकते कि वो दिन की कमाई से जाए। लेकिन अगर वो कोई दुकानदार खुद अपनी दुकान बंद करना तो वो खुद फैक्ट्री बंद करना चाहता है, खुद वो ट्रांसपोर्ट नहीं चलाना चाहता है, तो आप क्यों कहते हैं कि चलाएं नहीं? ये नहीं हुआ, ये नहीं है। आप ये कहते हैं कि दुकानें अपनी अगर खुली रखना चाहते हैं तो खुली रखें, हम आपको तहफ़्फ़ुज़ देंगे। आपने जाके क्या फिजिकली दुकानें ताले तोड़ के खुलवाई हैं? वो तो किए ही नहीं। जब उनको तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी की तो सबने खुली रखी। इसका मतलब ये है कि हमका ये कहना है कि जबरदस्ती दुकानें खुलवाएंगे। नहीं, जबरदस्ती बंद कर दी। इतना बड़ा कराची का शहर, इतना बड़ा सिंध, हैदराबाद, जाके आप जबरदस्ती करवा सकते हैं? अपील थी हमने तो ट्रांसपोर्टर सबसे। अच्छा, अब चीज ये है कि आबिद साहब अपील तो आप पहले भी करते थे सर, आप एक मिनट लगाते थे अपील करने में और अगले मिनट वो बंद हो जाता था शहर। अब नहीं बंद हो रहा। नहीं, अपील के साथ गोली भी लपेटी होती थी कागज में। वो जो पहले तक स्ट्राइक की कॉल की थी, जो कि हमारा जमहूरी हक है, कराची में हमारा मैंडेट है, हमने अपने वोटर सपोर्टर दर्दों से देखो जी, ये जुलूस निकाले, ये बाइकआउट करें हुकूमत के कामों का, कोई और करें, ये इनकी एहतजाज इनका हो सकता है, लेकिन वो एहतजाज जिससे बाकी, मिसाल के तौर पर ये ट्रैफिक कहीं बंद कर दें,
तो जिन्होंने घरों के पहुंचना उनका क्या पीटीआई कसूर ने है? जब तो एहतजाज का वो तरीकाकार जो भी करेगा, उस वक्त तो देखिए ना यहाँ धरने किए और धरने वालों ने जब ट्रैफिक रुकवा दिए चीजें। शाही साहब ये फरमाइएगा कि सर ये अब ये शहर बंद करवाना जो है उनका अपना हक है ना जी। अगर वो लोग अपने लोगों को कहते हैं बंद कर दें तो बंद कर दें, तो आप लोग खुलवाना क्यों चाहते हैं शहर? नहीं, मैं समझता हूँ कि जो आईनी या जो एहतजाज हक है, मगर एहतजाज पूरा मन होता है और उसमें जिसने ऐलान किया, अपील किया, ठीक है। लोगों को दूसरी तरफ से हुकूमत वक्त का काम है कि वो अपना काम चलाए। हुकूमत वक्त ने अपील किया कि भाई जबरदस्ती वाला काम नहीं, कोई बंद करे तो बंद करे, ना करे, ये अलग सब्जेक्ट है। बुनियादी चीजें उनको भी पता है, अली को भी पता है, हमें पता है, हाफिज को भी पता है कि कराची में पिछले 15, 20, 25 साल से क्या हुआ है, कैसे हड़ताल होता था, कितने नुकसान होते, कौन मरा, कहाँ मरा, किसने मारा। जो एमक्यूएम के साथ एक ज्यादती हो रही, जो मैं भी उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि उसके साथ ज्यादती वाकई हो रही, वो ये है कि मुस्तफ़ा कमाल ने भी कहा, और हम सब लोग कहते थे कि यार ये राह के लिए, अब मुस्तफ़ा कमाल जब कहते हैं कि ये राह के लिए काम कर रहा है, हमें इस बात पे सोचना चाहिए, हमारे इदारों को ये वापस करना चाहिए कि नहीं भाई ये राह के एजेंट नहीं और ये अच्छे लोग हैं, ये हमारे सियासतदान है। अगर ये वाकई सियासत है और 30 साल से सियासत कर रहे हैं तो इनको अगर इज्जत देना है तो इनके ऊपर राह का इल्जाम नहीं होना चाहिए। और अगर वाकई करना अच्छा, और अगर ये वाकई राह का लिए काम कर रहा है और ये हकीकत है तो इनको पार्लियामेंट में नहीं होना चाहिए, इनको सबको तो कोड़े लगना चाहिए, जेलों में होना चाहिए। मुझे इस बात में बड़ा दुख है कि हमारे इदारे खामोश क्यों हैं इस बात पे। एक अच्छे महजब को जिनके अब्बा वाजदा ने कुर्बानियां दी ये मुल्क आज़ादी के लिए, आज उनके बच्चों को तुम गद्दार कहते हो, राह के एजेंट कहते हो। तो अगर वो राह के एजेंट है तो राह का एजेंट जैसा वो कोलम पुलम के क्या जो पकड़ा हुआ जो जेल में पड़ा है अपने निशान में बदले, या तो इन सारे को उठा दो, गायब कर दो कि भाई तुम राह के एजेंट क्या करो। ब्रेक लेने वो आऊंगा जनरल साहब की तरफ को, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। जनरल साहब ये फरमाइएगा सर कि आप एक ही बार क्लियर क्यों नहीं कर देते कि एमकेएम मुहिब्बे वतन पार्टी है, गैर मुहिब्बे वतन पार्टी है, वो पाकिस्तानी पार्टी है या राह की पार्टी है? सर एक बार फैसला कर दें आप। देखिए पार्टी पे इल्जाम है सच नहीं है, कुछ लोगों के नाम आते हैं या लीडर का नाम आता है। जहां तक पार्टी का ताल्लुक है आप उसको डिनाई नहीं कर सकते कि उसका वोट बैंक मौजूद है, उनका एक पॉलिटिकल रोल मौजूद है और उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले भी किए हैं मुख्तलिफ वक्तों पे। देखिए फिर रगड़ा क्यों लगा? तो, नहीं रगड़ा नहीं। देखिए किसी भी पार्टी की सफों में अगर ऐसे लोग घुस आए तो उसमें जो बहुत बहुत अच्छे लोग भी बैठे हुए हैं उनके लिए भी वो मसला पैदा करते हैं और अगर ज्यादा होंगे तो पार्टी बदनाम कर देंगे। अब इसमें सूरत हाल ये है कि मैं मसलन मुस्तफा कमाल के रेफरेंस से बात करता हूँ। शाहिद सैयद ने चूंकि ये मुस्तफा कमाल का पॉइंट उठाया, अब मुस्तफा कमाल की बड़ी सीधी सी बात है, उसने इल्जाम आयद किया और क्लियरली किया जी, बड़ा क्लियरली बार कर रहे हैं। अब मुस्तफा कमाल रियासत खामोश है, हकीकत रियासत खामोश है। रियासत को चाहिए कि मुस्तफा कमाल को, अभी जो चौधरी निसार साहब जो कह रहे थे कि जी हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, भाई सबसे पहले मुस्तफा कमाल को पकड़ के अंदर बंद करके इंटेलिजेंस अदारों के हवाले करो, उसकी इंटेरोगेशन कराओ को भी तुमने जब ये इल्जाम लगाया तेरे पास क्या बुनियाद थी। क्योंकि ये इल्जाम कोई छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। अगर दुरुस्त है तो मुल्क की सलामती का मसला है। अगर इलेक्टेड पार्टी पे और इलेक्टेड पार्टी के सरबराह, और अगर ये इल्जाम दुरुस्त नहीं है तो ये बड़ा घनौना काम है कि आप एक इलेक्टेड पार्टी के ऊपर या उसकी लीडरशिप के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं अपने तजर्बे पे बताता हूं कि 1992 में जो ऑपरेशन लॉन्च हुआ उसमें जो लोग पकड़े गए थे, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं, उन्होंने तस्लीम किया कि हम ट्रेनिंग लेके आए इंडिया में रॉ के अरेंजमेंट के तहत, बहुत सारे लोग थे। लेकिन जब एक सेकंड चाहिए, जब आप उनकी इंटेरोगेशन करके उनके केसेस जब अदालतों में लेके जाते हैं तो चूंकि फौज पैरवी नहीं करती, फौज तो वापस चले गई, लोग हवाले हो गए, ऑपरेशन दरमियान में रुक गया। उन्होंने कहा जी हमसे मार के ये लिखवाया इन्होंने, तो वो छूट गया अदालतों से, सो मामला खत्म। और जब भी होगा अगर इंटेलिजेंस के अदारे ये कहेंगे तो यही होगा कि जी ये रियासत का काम है, रियासत को ये फैसला करना चाहिए, फैसला भी करना चाहिए। लेकिन रियासत को जिसने ये पहला मौका है कि इनकी अपनी पार्टी से एक बंदा निकल के तो ये इल्जाम लगा रहा है, इसको इस तरह छोड़ना। इससे पहले भी निकले थे, आपको पता है, हकीकी बनी थी, वो भी बड़े लीडर थे, रॉ का इल्जाम नहीं लगाया था, हकीकी के इख्तलाफा जरूर थे, इसने रॉ का इल्जाम लगाया है। ठीक नहीं, ये चूंकि मुल्क की सलामती से वो जनापुर था, वो मुल्क तोड़ना चाह रहे हैं, सुबह नया बनाना चाहते हैं। मुस्तफा कमाल को यूं बाहर बैठे देना और इल्जाम लगाते रहना, ये दुरुस्त, ये रियासत की नाकामी। ये रियासत को चाहिए कि उसको नहीं। ये फरमाइए कि ये कामरान फारूकी साहब को जानते हैं आप? एमपीए जिस तरह एमक्यूएम के सारे एमएनए एमपीओ को वहां के अवाम नहीं जानते, सिर्फ एमक्यूएम को जानते हैं, इसलिए कि कायद खड़ा करते हैं उन्हें।
तो इस तरह कामरान फारूकी को हम जानते हैं, लेकिन ये सुना है कि वो यूनिट इंचार्ज और सेक्टर इंचार्ज थे जिनको मैं लेकिन उससे एस्टैब्लिश तो नहीं हुआ कि वो मुलजिम है, मुजरिम है, या वो तो जाहिर है। देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है कि किसी चीज पर किसी पर इल्जाम लगाना और उसको गिरफ्तार करना और गिरफ्तार करके उसको अमल से गुजारना, प्रोसिक्यूशन से गुजारना, ये स्टेट की जिम्मेदारी है और बगैर किसी इल्जाम के किसी को मुजरिम नहीं करार दिया जा सकता। ये स्टेट का काम है। ऑपरेशन हो रहा है, एमक्यूएम के मुतालबे पे हो रहा है, तो एमक्यूएम को चाहिए इसमें ताउन करें। किसी पर बात है, अगर वो साफ सुथरा होगा तो क्लियर होकर सामने आ जाए। ये फरमाइए, एमक्यूएम की स्ट्रीट पावर कम होगी है क्या? वो कह रहे हैं लोग हड़ताल नहीं कर रहे। देखिए एमक्यूएम में देखिए ना, अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो एमक्यूएम जब बनी थी और महाजिर का नारा लगाया था, पांचवी कौमियत और कोटा सिस्टम और मैसूरीन को वापस लाना, उस वक्त तो ओवरवेलमिंगली लोगों ने इनको सपोर्ट किया था, वोट भी भरपूर तरीके से दिए थे, नोट भी दिए थे, कुर्बानियां दी थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सारे लोग फिर पीछे हटे जब उन्होंने देखा कि हमारा यहाँ का एक छोटा सा यूनिट इंचार्ज। वोट तो अभी भी दे रहे हैं ना सर, वोट देखिए हर जिमनी इलेक्शन में एक तो जिसको भी खड़ा करते हुए जीत जाते। सर देखिए, एक देखिए बात सुनिए, एमक्यूएम के वोट के हवाले से मैं ये नहीं कहता कि इनके पास वोट बैंक नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि इनके वोट बैंक में 30 साल के इस पूरे सिस्टम का हिस्सा बनने और हर हुकूमत का हिस्सा है और हर एक के चहीता बनने के नतीजे में और एस्टेब्लिशमेंट का चहीता भी बनने के नतीजे में इन्होंने सिस्टम के अंदर पेनिट्रेशन की हुई है। आप इस ये फरमाइएगा सर, ये एक सवाल किया जाता है कि आपने कराची शहर को हड़तालों के अलावा दिया क्या सर आज तक? देखिए जी, कराची शहर को हमने कराची की पहचान दी है। जो आज तक फातिमा जिन्ना के दौर से कराची के साथ जिस तरह का सलूक किया जा रहा था और जो आज भी हो रहा है कि अगर आप अभी हालिया बजट देखें और उसकी तरफ देखिए कि जी कराची पे ना सिंध गवर्नमेंट ना फेडरल गवर्नमेंट, यहाँ से रेवेन्यू कलेक्शन के लिए तो सबके सब रेडी हैं, लेकिन इस पे शहर में लगाने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसी तरह ये अपने मुतालबा मनवाते रहें और बजट अप्रूव करवाते रहें और यही वजह है कि कराची को पैकेज नहीं मिलता, कराची में तरक्की नहीं होती, इसलिए कि मैंडेट इनके पास होता है, ये मुतलबा करते हैं और मुशर्रफ साहब की जो है पूरे कराची के लोग भुगतते हैं इसको। तो जब मुशर्रफ साहब का दौर था उस वक्त हमने बजट्स भी अप्रूव कराए और कराची में वो नेमतुल्लाह खान ने करवाए थे भाई, नेमतुल्लाह खान ने 12 अरब रुपए जो दिलवाए थे लोगों से, जो स्टेक होल्डर थे उनसे, और 29 अरब रुपए का पैकेज कराची को नेमतुल्लाह खान ने दिलवाया था। आपने इतनी हिम्मत नहीं थी क्या मुशर्रफ से मुतालबा कर सकते? सॉरी टू से भाई, वो मुझे कभी मुतालबा नहीं कर सकते, ये ऐसे लोग ही कर सकते हैं जो साफ सुथरी जो है वो लीडरशिप भी रखते हैं और हमारा तो ध्यान रखते हैं, जो खुद जिनकी फाइलें बनी वो क्या मुतालबा करेंगे? आप तड़प लें, आप जितना शोर मचा लें, लेकिन कराची को, हैदराबाद को, सिंध को सब कुछ पता है कि नेमतुल्लाह खान साहब ने 2002 में जब वो 2001 में जब मुत्तहिदा ने बॉयकॉट किया था तो उस वक्त वो बेचारे मेयर बन गए थे किसी तरह, अगर मुत्तहिदा बॉयकॉट नहीं करती फरमाइएगा आबिद साहब, फिर 2005 में हमने कराची, जावेद भाई, कराची में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि बहुत सारी चीजें पुरानी डिप्लीट ऑब्सोलीट हो चुकी थी, कराची वालों को हमेशा मारा जाता था, दीवार से लगाया जाता था, उनकी आवाज दी, उनकी पहचान दी, उनको मजबूत किया, उनको अपनी जगह पे खड़ा किया और अब हम एक ऐसी पोजीशन पे आए कि कराची में वो लोग जो कि दबाया करते थे, जोर दे करा करते थे, वो अब उनमें हिम्मत नहीं होती है कि महाजिरों को या उर्दू स्पीकिंग को किसी तरह जदोको किया जाए या उनको दबाया जाए। मीर जाफर इस तरह की हरकतें होती हैं, वो तो बताए ना, कोटा सिस्टम क्यों नहीं खत्म करवाया भाई? हर हुकूमत का हिस्सा है। आपसे सवाल पूछ रहे हैं, एक मिनट अगर हम पूछ लेना। ये नईमुर रहमान साहब एक सवाल पूछ रहे हैं, आवाज नहीं आ रही, आप फरमाइए। ये नहीं आएगी, ये आवाज नहीं आएगी। पांचवी कौमियत का नारा हवा में उड़ गया, मैसूरीन को नहीं ला सके, कोटा सिस्टम खत्म नहीं करवाया, जितनी बुनियादों पे आप खड़े हुए थे आपने कुछ नहीं किया, आपने अपने आप को डेवलप किया है, आपने क्रिमिनोलॉजी में एक्सपर्टीज हासिल की है, आपने जो है वो 30,000 लाशें दी हैं, उठाते थे तो आप लोग खड़े होते थे और कहते थे कराची की बात करो, फिर उस पर भी बात कर लेंगे जाए। और फिर एक एस्टेब्लिशमेंट थी जो कि पाकिस्तान में चलती भी आ रही है, यार कराची का वो एस्टेब्लिशमेंट, पहले कराची पे कर ले, उस मौजूद पे अलग बात करेंगे। इनको आप एक दफा फेडरल, अच्छा ये फरमाइए सर, आबिद साहब एक सवाल आपसे, एक सवाल, एक दफा मेरा सवाल फिर सारे मसले हल हो जाएंगे। आप कर लेते अगर मैसूरीन का, आपसे मेरा सवाल चाहिए 50 एमपीए, 25 एमएलए, 8 सेनेटर और गवर्नर, क्या चाहिए इनको? मेयर, हर चीज इनके पास। हमारे 4 एमएलए होते, देखते पानी का ये बुरान होता कि नहीं होता। आप लोगों ने हम उसका मुकदमा लड़ते, हम 100 मिलियन गैलन पानी लाए थे, हमने जो है वो 100 मिलियन गैलन हब से पानी हम लाए थे अफगानी साहब ने, बाद में नेमतुल्लाह खान K3 बनाया और K4 की फिजिबिलिटी बनाई। 10 साल में इन्होंने क्या किया हुकूमतों में रहकर? इसलिए छोड़ दे भाई कि आपने कराची को क्या दिया है। अब
साफ लेवल प्लेइंग फील्ड आएगी इंशाल्लाह, फिर खुला मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह। के बाद जो K4 था, अच्छा, हाफिज साहब 2010 में MQM ने ही हाफिज साहब एक सवाल जाके लाइब्रेरी चेक कर लो यार, कागज देख लो, खत्म हो गया था। ओके एक मिनट ओके कागज चेक हाफिज साहब एक सवाल सर आपसे, ये फरमाइए सर, ये आपकी वोट मिल रहे होते सर थे आपकी बड़ी स्ट्रीट पावर होती थी सर आब्दी साहब, कराची में आपकी बड़ी स्ट्रीट पावर होती थी, आप कहते थे बंद हो जाओ, पूरा शहर 3 दिन बंद रहता था। अब आप हड़ताल की कॉल देते हैं सर, लोग अपने अपने दरवाजे खोल के खड़े हो जाते हैं, वो नहीं बंद करते सर, तो इसकी क्या वजह? आपकी अब स्ट्रीट पावर कम होगी है, क्या महसूस करते हैं? जावेद साहब रिपीट करिए, बिल्कुल समझ में नहीं आया क्या? बिल्कुल अब आप मेरी साइड पे बैठे तो आपको अब वहां पे वो मजाक करेंगे कि जी इनको सुनाई नहीं दे रहा, सिंपल सवाल के अवॉइड नहीं कर रहा, आपकी सिंपल आवाज सवाल नहीं आ रही है, ये बैठा दीजिए इनको मेरे पास, इनको मैं सब दोहरा देता हूं बताएंगे, इनको आवाज आती सर, दोहरा देता हूं ना, आपकी स्ट्रीट पावर कम होगी है सर कि अब आप हड़ताल की कॉल देते हैं, लोग अमल नहीं करते उस पर। बिल्कुल आपने देखें स्ट्रीट पावर का बिल्कुल आपने सही कहा और ये हम मानते हैं उसको। लोग घबराए हुए हैं, एक खौफ की फिजा है, जाहिर सी बात है। बहुत सारा जो हमारा कारकुन है और बहुत सारे हमारे जो हमदर्द सपोर्टर हैं वो इस वजह से घबराते हैं कि उनको उठा के लेके चला जाएगा, 90 दिन के लिए रख लिया जाएगा। अगर वो ज्यादा मारपीट हो गई तो हो सकता है शहादत भी हो जाए उसमें, और उसको उठा के रोड पे फेंक दिया जाएगा और उसके घर वालों का कोई वाली वारिस नहीं होगा, कोई पकड़ने वाला, कोई रुकने वाला नहीं होगा, और जो मार रहे होंगे उनके ऊपर कोई कानून हरकत में नहीं आएगा। यही सारी चीजें जब जमात सही साहब वो ये कहते हैं कि खौफ का आलम है, तो इनको भी रियलाइज हो जाएगा। लेकिन वोट बैंक हमारा आज तक मौजूद है, बल्दियात में भी देख लिया और अभी भी देख लिया। जो मिलिटेंट विंग था वो खत्म हो गया, या अगर है भी तो परसेंटेज के हिसाब से 80% मिलिटेंट विंग खत्म है। अब उसकी वो ताकत नहीं रही। ये अच्छी बात है, ऑपरेशन जो कराची को बदमी क्रिमिनल सिर्फ इनके नहीं, चाहे हकीकी में थे, चाहे लयारी में थे, चाहे एनपी में थे, चाहे जुमा इस्लामी में थे। जुमा इस्लामी तो परिश थे, इनमें तो नहीं है, लेकिन एक आधा करता है वो बड़े बड़े होते हैं। जनरल साहब से आखिरी सवाल, जनरल साहब ये फरमाइएगा ये सिलसिला जारी रहेगा कराची में इसी तरह, बेखौफी का आलम और शहर खुला रहेगा, अमन रहेगा, या फिर दोबारा कराची खुदा न खास्ता वापस चला जाएगा? जी मेरा ख्याल है ये चलता रहेगा सिलसिला, और बिल्कुल इसी तरह चलता रहेगा। उसकी बड़ी बुनियादी वजह ये नहीं कि इसमें फौज में कोई डिटर्मिनेशन है इसका जरूर करना, ये अवाम की एक डिमांड है, ख्वाहिश है, और इस ऑपरेशन को बड़ी वाइड स्केल किस्म की सपोर्ट हासिल है और जारी रहेगा, और जारी रहेगा। ये आप कराची में किसी से भी पूछें इसको सपोर्ट। जोहान्सबर्ग में अगर ये स्ट्राइक की कॉल दें तो वहां हो जाएगी, आजकल ज्यादातर वहीं गए हैं। प्रोग्राम का वक्त, मैं चारों मेहमानों का शुक्र खासा, आपने सारी गुफ्तगू सुनी, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना करके मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।